नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इस स्टेज पर जहां हम खड़े हैं वहां अगर मौजूदा एक साल की इस हुकूमत को देखा जाए तो इस वक्त मुल्क सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर और सफ़ारती तौर पर बहरान का शिकार नज़र आ रहा है। अब उसकी चंद बातें करने के बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वाकई ये एक साल में इन चीज़ों में बहुत शदीद इजाफ़ा हो गया है, और अगर इजाफ़ा हुआ है तो उसकी क्या वजूहात है। आया उसकी वजूहात मौजूदा हुकूमत के कप्तान हैं या उनके मुशीरान हैं, कौन लोग हैं। तो अगर हम देखें तो आप आइए तो एक इंतज़ामी लेवल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बहरान है कि आज तक पाकिस्तान में सदर और वज़ीर आज़म ने कोई ऑर्डर पास किया हो। यह हाईएस्ट पोस्ट है नाज़रीन, यह हाईएस्ट पोस्ट है, और इसमें वज़ीर आज़म और सदर दोनों गैर आइनी इक़दामात करते हैं और फ़ैसला ऑर्डर जारी करते हैं कि आइन के आर्टिकल, वज़ीर आज़म आइन का आर्टिकल 243 की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और आर्मी चीफ़ को अपॉइंट कर देते हैं सिर्फ लेटर पैड पे, जबकि वो उनको ये अथॉरिटी नहीं है, वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। आइन का आर्टिकल 243 ये कहता है, वो ये चीज़ें साथ हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान भी गैर आइनी इक़दाम करते हैं और आइन के आर्टिकल 213 की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, और वो जो हैं आपके 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन के अपॉइंट कर देते हैं। अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म और सदर को अगर कहा जाए कि उन्हें ये नहीं पता होता है तो फिर इनके जो मुशीरान थे या जिन लोगों ने ये काम कराया है वो कौन लोग थे, और क्या ये नाअहल और नालायक लोग थे या जानबूझ के ये कराया गया। दूसरा एक और इंतज़ामी मामले पे आइए कि डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि सरमायाकारी भी नहीं हो रही एक साल में और ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है। यानी ब्यूरोक्रेसी अगर काम करना छोड़ दे तो ये बहुत बड़ी इंतज़ामी बहरान है, और इसके बारे में उनका कहना है कि ये नैब कवानीन की वजह से, हालांकि नैब कवानीन 1999 से लेके आज तक हैं और 3 हुकूमतें आई और उनमें हज़ारों आपके मिलियन डॉलर्स के जो है सरमायाकारी भी हुई और ब्यूरोक्रेसी ने काम भी किया। अब आ जाइए आप थोड़ा सा सफ़ारती लेवल पर आपको फौरी तौर पर अभी कश्मीर का जो इशू हुआ है, आपने देखा है कि G7 इजलास देखा, आपने सलामती कौंसिल इजलास देखा, आपने UAE के एजाज़ात देखे, आपने इस्लामी OIC का रिस्पॉन्स देखा, आपने दुनिया में 195 ममालिक और 57 इस्लामी ममालिक और P5 का रिस्पॉन्स देखा। तो बज़ाहिर पाकिस्तान बिल्कुल तन्हा नज़र आता है और ये कहा यह जा रहा है कि ये सफ़ारती बहुत बड़ी नाकामी है और बहरान है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम ज़रा सा सियासी बहरान की तरफ। तो सियासी बहरान में देखिए कि पार्लियामेंट जो एक बहुत अहम इदारा होता है, आइनी इदारा है, लेकिन सियासतदानों का इदारा है, लेकिन वो तो इदारा तबाही की तरफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल उसका कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत जिसका बड़ा अहम रोल होता है कि वो अपोजिशन को मिलाकर अपने मुल्क के मामलात को आगे बढ़ाए, इतने ज़्यादा उनके दरमियान खिंचाव है और इख्तलाफात बढ़ गए हैं कि बहुत बड़ा सियासी गैप नज़र आ रहा है एतमाद का और काम का। और दूसरी तरफ सियासतदानों के बकौल, अपोजिशन के बकौल कि ये जो एहतसाब हो रहा है ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है, एहतसाब नहीं हो रहा है। तो एक तरह से ये भी बहुत बड़ा सियासी बहरान नज़र आ रहा है। और मुआशी बहरान के हवाले से तो कल आपने देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा कि बहुत बड़ा मुआशी बहरान आया है कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक जो बजट खसारा है वो तकरीबन 4.35 या 4.45 ट्रिलियन का खसारा हुआ और कौमी पैदावार में 8.9 जो है वो % इतना इजाफा हुआ है, आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। इसके साथ साथ तकरीबन इस हुकूमत ने एक साल में 11.2 बिलियन डॉलर का जो है वो लिया है, एक्सटर्नल डेट का बैरूनी कर्जा लिया है एक साल में, जबकि नवाज शरीफ के 5 साल में 15 बिलियन और जरदारी साहब के 5 साल में 10 मिलियन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। दूसरा आप देख सकते हैं कि 59% जो बजट सरमायाकारी है वो मुल्क से जा चुकी है, ये एक साल के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। और इसी तरीके से जो इस वक्त आपके इंटरेस्ट रेट है वो 13.45 है और कहा यह जा रहा है कि 17 तक जाएगा। तो
जब ये 17 तक जाएगा तो कहाँ कौन सा सरमायाकारी करेगा। और फिर फेडरल जो रेवेन्यू है वो 6% गिर गया है, टैक्स और नॉन टैक्सेशन, बहुत बड़ी लिस्ट है मुआशी तबाही की। और कहा यह जा रहा है कि मज़ीद और डॉलर 35% से ज़्यादा बढ़ गया है, 160 पे पहुँच चुका है। तो सियासी बहरान, मुआशी बहरान, इंतज़ामी बहरान और सफारती बहरान नज़र आ रहा है इस एक साल में। उसका ज़िम्मेदार ख़ुद कप्तान साहब हैं, या जो कप्तान साहब ने टीम चुनी है वो जिम्मेदार है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं नदीम अफजल चंद, मामले खुसूसी बराए पार्लिमानी रवाबित, तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं शेख वक़ास अकरम साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ चंद साहब। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, आप भी एक तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और मेरा ये सवाल बनता है 22 करोड़ अवाम की बुनियाद पर कि ये जो वज़ीर आज़म ने इतनी बड़ी गैर आइनी इक़दाम किया कि उन्होंने आर्मी चीफ़ को अपॉइंट कर दिया, और अपने एक सिंपल पेज पे अपॉइंट कर दिया। और उन्होंने जब अपॉइंट किया तो ये सरहन आइन के आर्टिकल 243 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें बताया गया है कि आप आर्मी चीफ़ को किस तरह अपॉइंट कर सकते हैं। ये वज़ीर आज़म का काम नॉमिनेशन करना है, एडवाइस देना है, और ये सवाबदीद है प्रेसिडेंट की। तो इतना बड़ा गैर आइनी इक़दाम उन्होंने उठाया। दूसरा, सदर पाकिस्तान ने भी उठा लिया, वो भी बहुत बड़ा गैर आइनी इक़दाम। उन्होंने आइन के आर्टिकल 213 जिसमें कंसल्टेशन के बगैर मेंबर ऑफ आपके इलेक्शन कमीशन के मेंबर को अपॉइंट सदर नहीं कर सकता है जब तक कि कंसल्टेशन ना हो, और वो वज़ीर आज़म अपोजिशन के बाद पार्लिमानी कमेटी की, और अगर डेड भी हो जाए तो भी कॉन्स्टिट्यूशन आगे कोई हल नहीं देता है। लेकिन सदर ने इतना बड़ा गैर आइनी इक़दाम हटा दिया। तो मेरा एक सवाल बन रहा है सर, और ये सवाल डिस्कस हो रहा है कि इतने बड़े आइनी इक़दाम जो आज तक पाकिस्तान 72 साल में बना है, 2 हाईएस्ट पोस्ट ने एक साथ इतना बड़ा गैर आइनी इक़दाम नहीं किया है, तो इसकी वजूहात क्या है? मसलन ये दोनों हाईएस्ट पोस्ट के लोग जो हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, उनको तरीक़ेकार नहीं पता, या उनके जो मुशीरान हैं या जो लोग जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो प्रेस सेक्रेटरी है, जो उनके साथ कानूनी लोग हैं जो ये सारी चीज़ें बताते हैं, उनकी नाअहलियत है। क्या कहेंगे सर? देखें जी, ये तो ब्यूरोक्रेसी का काम होता है, कोई ड्राफ्टिंग या किसी भी नोटिफिकेशन की नौ पलक मेरे ख्याल में ये करना ये प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का काम तो नहीं है। लेकिन इसमें कैबिनेट से भी मंजूरी ली गई है, फिर एडवाइस से किया गया है, प्रेसिडेंट ने किया है। तो मुझे तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती, अगर क्योंकि मैंने जो चीज़ उस दिन देखी है वो उसमें अप्रूवल हुई है कैबिनेट से भी। तो इसमें जब गवर्नमेंट करती है, कलेक्टिव एक कैबिनेट करती है, तो उसमें तो पीछे कोई पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की, और इसमें तो कोई ऐसी बात तो नहीं है। और किन हालात में हुई है ये भी सबको पता है कि इस वक्त हमारे पड़ोसी मालिक के साथ इस खित्ते में इंटरनेशनली क्या कौन से हालात हैं। अब तो ये सब्जेक्ट पुराना हो चुका है, किसी नए सब्जेक्ट की तरफ आए, आप इकोनॉमी की तरफ आए। आप नहीं सर, आई एम सॉरी सर, में डे टू डे आई एम सॉरी चंद साहब, मैं ज़रा मालूम करना चाह रहा हूँ, आप तर्जुमान हैं। आपने कहा कि जी ये ब्यूरोक्रेसी करती है, आपने कहा कि जी ये एडवाइस ली गई है, आपने कहा जी सदर ने किया गया। सर मेरे पास ये लेटर हाथ में है, मेरा फ़र्ज़ है ये पूछना कि जब पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्मी चीफ़ को अपॉइंट करना, आप बिल्कुल अपॉइंट करें, रीजनल इश्यूज़ पे करें, उनकी ज़रूरत है करें, उनको आप मज़ीद एक्सटेंशन दें, 1 साल नहीं, 3 साल नहीं, 6 साल दें, बिल्कुल दें। लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशन भी तो चीज़ है ना सर, आप तो सियासी आदमी है सर, आप लोगों ने तो आइन बनाया है, उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है। सदर ने भी गलत काम किया है। कोई मुल्क या कोई रियासत जो चलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे ही चलती है। कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को पावर्स इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करते हैं। अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही सब काम करते हैं। और आप रीचेक कर लें, मेरे ख्याल में आप इससे किसी लीगल बंदे से ओपिनियन ले लें, मेरे ख्याल में ऐसी कोई
अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं हुई, जो मेरे इल्म में है, जो मैंने देखा है। अब आपके पास कौन सा लेटर है, किस डेट का है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। जो मैंने समरी देखी है, जो मैंने पढ़ी है, जो कैबिनेट से अप्रूवल हुई है, वो जो मैंने देखा, उसमें तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन काम तो नहीं हुआ। सर, मैं शेख वक़ास साहब आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ज़रा इंतज़ामी जो बहरान है उसकी तरफ हम बात कर रहे हैं। सर, मैंने अभी ये बताया था कि जी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने दोनों ने सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया और वो काम ऑन एयर है। फिर बाद में रेक्टिफाई करने की कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है और प्राइम मिनिस्टर ने किया है, वो लेटर भी मौजूद है, सदर ने किया है, वो केस अभी कोर्ट में भी किया हुआ है। मेरा आपसे सवाल ये है कि सर ये कौन ज़िम्मेदार है इसमें? ख़ुद वज़ीर आज़म और सदर ज़िम्मेदार हैं या उनके मुशीरान हैं, कौन है? और दूसरा ये कि सर जब ये हुकूमत ख़ुद कहे कि दी सरमायाकारी ख़त्म हो चुकी है 1 साल में और ब्यूरोक्रेसी ने हाथ उठा लिया है, काम नहीं कर रहे, तो ये सर उन्होंने ज़िम्मेदारी तो नैब कवानीन को दी है। तो नैब कवानीन में तो मुशर्रफ साहब के दौर में सर हज़ारों रुपए, मैं तो 1 साल का कोट कर देता हूँ, 8.5 मिलियन जो है वो डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है 1 साल में। तो अगर उन्होंने 10 साल या 9 साल या 8 साल किया है तो हज़ारों। इसी तरह नवाज शरीफ दौर में भी और जरदारी दौर में भी तो कवानीन तो उस वक्त भी थे सर। तो क्या ये 1 साल में जो सरमायाकारी नहीं हो रही है और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, ये कवानीन की वजह से है या इनकी नाअहलियत की वजह से है? देखें, पहले तो मैं आपके पहला जो हिस्सा है आपके सवाल का डॉक्टर साहब, मैं उस पर बात कर लूँ। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से आपने गुफ्तगू की है, मैं इस नुक्ते को इसलिए इस पे बहस नहीं करूँगा, ना इस पे अपनी को ऑब्जर्वेशन दूँगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस दौर से गुज़र रहा है कश्मीर के हवाले से और जो टेंशन हमारे बॉर्डर्स पे है, इस वक्त किसी भी हवाले से मैं अपनी फ़ौज के सालार को या उनकी अपॉइंटमेंट वो मैं नहीं मुनासिब समझता कि मैं उसको कंट्रोवर्शियल बनाऊं या उस कंट्रोवर्सी में पढ़ूं। ये क्यों हुआ होगा? शायद ये नातजर्बेकार लोग हैं, इनकी नातजर्बेकारी की वजह से मुल्क, इकॉनमी, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन इस मुल्क की जो तबाह हुई है वो इन्हीं की इस नातजर्बेकारी और नाअहली की वजह से हुई है। सो हो सकता है ये जो प्रोसीजर्स जो आप समझते हैं कि ओवर रूल हुए हैं वो इस वजह से हुए हों, मगर बहरहाल हुकूमत के पास वो ये कर सकते थे, नहीं किया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें शायद इनकी कोई खुदा न खास्ता इनकी कोई जो है वो नीयत ठीक ना हो। तो मैं समझूंगा कि इस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को तो किसी भी हवाले से इस दौर में डिस्कस करना कंट्रोवर्सी के हवाले से मेरी उसमें मुनासिब नहीं है। जहाँ तक रह गई इलेक्शन कमीशन वाली बात, वो बिल्कुल एक जब मुल्क नहज पे खड़ा है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को कंट्रोवर्शियल ना करें तो मुनासिब है। इस वक्त बैठ के अगर सदर जो है इन मामलात के ऊपर चीज़ों को बाईपास करते हैं तो ये बिल्कुल परेशानी की बात है। और परेशानी की बात इसलिए है कि सदर तो बेसिकली एक वेले आदमी है, काम कुम है कोई नहीं, एक सिंबॉलिक सी अपॉइंटमेंट है। और अगर कोई इख्तियार इनके पास है भी सही और वो उसको भी ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो प्राइम मिनिस्टर को तो 100 परेशानियाँ हो सकती हैं, 100 जिम्मेदारियाँ हैं, मुल्क चलाना है, कैबिनेट है, डिपार्टमेंट्स हैं। सदर तो वेला है, सदर तो कुल की है, कुछ भी नहीं है। सिंबॉलिकली इधर चले जाओ, वहाँ किसी को हार पहना दो, किसी का हार उतार दो। तो अगर उधर बैठ के वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं हैंडल करते कॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरह करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये परेशानी की बात है। मगर देखें ना, आप भैंसें बेच दें, गाड़ियाँ बेच दें, मगर मुशायरों पे 58 लाख रुपया लगा दें और तोतों के पिंजरों पे 20 लाख लगा दें तो उस सदर से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। यू नो दे टॉक, they are trying to be high in style but low in substance. They are high in style and low in substance. तो जब ये सब्सटेंस पे बात आती है तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रह जाता। तो मैं उस पर भी इतना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। जो अगली जो बात आपने की है कि कानून जो थे वो वही थे और उस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही थी। और अब इसमें सिर्फ मेरे भाई ने नदीम अफजल चंद ने जो गुफ्तगू की है, मैं किसी हद तक उससे इत्तफाक भी करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि विक्टिमाइजेशंस भी हुई हैं और सिर्फ नैब का कानून नहीं, इस मुल्क में हर कानून गलत इस्तेमाल होता रहा है तारीख में।
चोरी चकारी के दफात से ले के 302 तक और 302 से ले के नैब और FIA तक कानून का इस्तेमाल गलत होता रहा है, मगर उस कानून के इस्तेमाल को ठीक बनाना और उसको इंश्योर करना कि वो ठीक हो, वो हुकूमत वक्त का काम होता है। वो तज्जियाकारों का काम नहीं होता, वो एंकर्स का काम नहीं होता, वो मेरा काम नहीं होता। वो अल्लाह ताला के हुक्म से और अवाम के वोटों से जिसको ये हुकूमत अता हो गई हो ना, ये उसने इंश्योर करना होता है कि कानून ठीक तरीके से इस्तेमाल हो। अगर कानून ठीक तरीके से ना इस्तेमाल हो तो बकौल खान साहब के खुद इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान हैं। जो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ये मेरे भाई ने थोड़ा सा इंप्रेशन गलत दिया है। मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है मेरे नदीम के साथ। ये मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। ये सिर्फ नैब का डर नहीं है जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। इसमें सिर्फ नैब को हम जलील ना करें जी कि क्योंकि नैब का डर है तो इसलिए ये काम नहीं कर रहे। वो इनकी नाहली है इस हुकूमत की। वो कोई सेक्रेटरी 2 महीने से ऊपर तो आप बैठने नहीं देते, कोई DC 4 महीने से ऊपर तो आप बैठने नहीं देते, कोई SHO 8 हफ्तों से ऊपर तो आप बैठने नहीं देते, कोई DG जो है वो 4 महीने से ऊपर आप बैठने नहीं देते। आप अगर पंजाब में डाटा इकट्ठा करें कि तमाम की पोस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर एक एक डिपार्टमेंट में की पोस्ट पे बंदों को किस किस की ख्वाहिश पे कितनी कितनी दफ़ा 1 महीने में तब्दील करके लगाया गया है, तो डॉक्टर साहब फिर आपको अगली बहस नैब तक नहीं जाएगी। मैं बड़ा वाज़ेह कह दूं कि फिर बहस नैब तक नहीं जाएगी। और इस पर प्रोग्राम करें आप कि पंजाब के ज़िलों से लेके पंजाब में लाहौर में सेक्रेटेरिएट में हर डिपार्टमेंट, हेल्थ से लेके पुलिस तक उठा लें कि पिछले, आप साल छोड़ दें जी, पिछले 6 महीनों के अंदर हर इदारे में हर सीट पे कोई बंदा कितने महीने टिका है। शायद ही कोई अफसर पंजाब में बैठा हो जो साल मुश्किल से काम कर सका हो। किसी MPA की ख्वाहिश पे, किसी वजीर की ख्वाहिश पे, किसी मशीर की ख्वाहिश पे, किसी दोस्त की ख्वाहिश पे। ये तमाशा बना है पंजाब, एक तमाशा बना हुआ है पंजाब के अंदर। मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसी ऐसी कहानियां, प्रोग्राम आपका बहुत छोटा है और स्टोरियां बड़ी दिलचस्प हैं, बताने वाली हैं। बंदे चस्के ले लेके सुनेगी आवाम और महसूस होगी कि इन हालात में भी जब कौम और कौम के सालार जो है वो कश्मीर के हवाले से वो हिंदुस्तान से किस तरह सीना सपर है, यहाँ पे इनकी नाहली की दास्तानें कैसी लिखी जा रही हैं। तो सिर्फ नैब को उस मामले में जलील ना करें। ये इनकी इनकॉम्पिटेंस है, ये इनकी नाअहली है कि ये कोई न टीम ढूंढ सके। इनसे टीम ही पूरी कोई नहीं हो रही। और वो अफसर जिसने 2 महीने के लिए बैठना है उसने फाइल साइन नहीं करनी। डॉक्टर साहब, जिसको पता है कि मैंने 2 महीने इधर कोई नहीं रहना, उन्हें कोई फाइल साइन नहीं करनी। जिसको पता है कि मैं यहां बैठा हूं वो फाइलें भी साइन करेगा, वो काम भी करेगा। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये थोड़ी सी जाती है कि हर चीज पे हम नैब को ठोकी खड़े हों। नैब को दे दें। मैं आता हूं सर जरा आपकी तरफ, न्याजी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब आपकी तरफ आता हूं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आप कैसे देखते हैं जो ये इंतज़ामी ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें आपके जो ब्यूरोक्रेसी ने ख़ुद हुकूमत कह रही है हाथ छोड़ दिया है, सरमायाकार कह रही है कि नहीं आ रहे हैं, हालांकि पिछली हुकूमतों में सब चीज़ें हो रही थी, कवानीन भी मौजूद थे। तो आप समझते हैं कि क्या ये कप्तान की ख़राबी है, ये कप्तान ने जो टीम चुनी है उसकी ख़राबी है, या कैपेसिटी नहीं है इनके अंदर, क्या है सर? डॉक्टर साहब शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे शाकी हूँ। ये वज़ीर आज़म हाउस में खुदा गवाह है, मैं बिल्कुल सिद्ध के दिल से कह रहा हूँ, एक ही सलीके का आदमी है, उसका नाम है नदीम अफजल चंद। आप लोग पता नहीं उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं, वो भी छोड़ दिया। और आप चाहते हैं कि एक सेन वॉइस जो है, वो सेन वॉइस जो है जो आपको किसी न किसी तरीके से या तहरीक इंसाफ के मुखालफीन को किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा जो है वो उसको सुनते हैं। वो मतलब हम रवाज ये हो गया कि मैं अपने मुखालफों को नहीं सुनता, मेरे मुखालिफ मुझे नहीं सुनते अगर हम सियासत में हैं। और नदीम मतलब चंद जैसे मुखालिफ भी सुनते हैं। खुदा गवाह हम सब दिल से लगा के रखते हैं। ये अल्लाह ने कोई अजीबो गरीब मखलूक पैदा की है, लेकिन इसके पीछे जो आप मीडिया पड़ गया है, आप कहते हैं कि इनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाएं, तो ये इस मीडिया गर्दी से मैं एहतजाज करता हूँ। हमारे दोस्त को बख्श दें, एक इसलिए के काज में मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, सच्चे दिल से, कि खुदा गवाह इसमें कोई ना सियासत का तल्लक नहीं है।
और ये इनका एक अपना इनकी पर्सनैलिटी का कोई इमेज है। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान हमने सुना था इन्होंने छोड़ दिया है सर, उनको ये रजिस्टर हमने सुना था इन्होंने रिजाइन कर दिया। आप भी देखें, हमने सुना था कि इन्होंने रिजाइन कर दिया है सर। वो आपने कोशिशें की थी, आप जैसे भाइयों ने। अल्लाह ताला का फजल है कि बाल बाल बच गए हैं, और मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ। क्योंकि देखो, कुछ बंदा अकल की बात करे, कोई तो वहाँ बताए कि देखें इमरान खान साहब को एक बंदा भी ये नहीं बता सकता कि असल में उनकी डिफेंस क्या है, उनका फेंस क्या है। ये 70 साल की हिस्ट्री है कि सियासी जमातें सियासी जमातों का डिफेंस होती हैं, सियासी लोग सियासी लोगों की ढाल होते हैं, फौजी फौजी की ढाल होते हैं, जज वकील एक दूसरे की ढाल होते हैं। अगर जज वकील अपने पेशे के लोगों को अंडरमाइन करना शुरू कर दें, या एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है किसी ज़माने में अपने ही बंदों के खिलाफ मुआनाना कार्रवाई करेगा, तो वो उस निज़ाम के लिए वो अपने आप को गैर महफूज कर रहा है। और यही बात इमरान खान साहब को शायद अगर कभी किसी ने बताई होगी, और वो भी कोटेड लफ्ज़ों में, क्योंकि मैं उनका मिजाज अच्छी तरह जानता हूँ, तो नदीम अफजल चंद ने शायद बता दी हो अगर कभी किसी से मुवाफिक हो। फिर मैं इसकी आदत को भी पैगाम भिजवाए हैं। मैंने कहा खुदा के वास्ते अपने लीडर को बताओ कि तुम्हारी जो प्रोटेक्शन नवाज शरीफ है, जरदारी और नवाज शरीफ की प्रोटेक्शन आप हैं। आप लोगों को लड़वा मरवा के इस मुल्क के अवाम को सत्यानाश हो रहा है। रियासत ने आखिर में हल्का हो जाना है, ठीक है सर, लेकिन क्या किया जाए। वहां पे हर बंदा इतना यहाँ मजबूत है कि आपकी आवाज जो है। मैं फिर चंद साहब को भी टाइम देना, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, चंद साहब की तरफ मुझे आना। और आपने खुद कह दिया है कि वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में अगर कोई काम का आदमी, और हम सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे कि अगर कोई काम के आदमी है तो इससे ज़्यादा बेहतर आदमी कोई नहीं है। तो मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, फिर वापस आता हूं और चंद साहब से जो सवाल है बहुत अहम उठ गए हैं वो रखता हूं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। चंद साहब, सिफारती बहरान नाकामी आप भी सुन रहे होंगे, मुआशी जो बहरान है 72 साल में वो आज तक नहीं हुआ, आज 1 साल में हो गया। ये तो एक तरफ आपके सामने रखते हैं, आगे हम चलते हैं जो सियासी बहरान है, अदम इस्तेहकाम है, पार्लियामेंट एक इदारा जो है वो बिल्कुल नाकाम और नामुराद नज़र आ रहा है सर। और जो वज़ीरों का और अरकान पार्लियामेंट का, ख़ास तौर पे हुकूमती अरकान का और वज़ीरों का जो रवैया है बहुत जारहाना है। और ऐसी सूरत हाल में सियासी एहतसाब की बुनियाद पर बकौल सियासतदानों के सियासी इंतकाम जारी है। बेशतर लोगों को 1 साल से पकड़ा हुआ है, लेकिन कोई एक जुर्म साबित नहीं हुआ अभी तक। दूसरी तरफ व्हाट्सएप कॉल पे अहम मुकदमात की ज़ेर समात मुकदमात से जजेस को हटाना और अहम मुकदमात से जजेस को हटाना, और सियासतदानों में ये इम्प्रेशन कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो इतने बहरान को कैसे निमट सकेंगे? ये सारे बहरान की वजूहात ख़ुद कप्तान इमरान खान हैं, या उनके मुशीरान हैं, या अरकान पार्लियामेंट हैं? कौन लोग हैं सर? डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले मैं न्यायी साहब का शुक्रिया के साथ ये कहूँगा कि मेरे से सारी कैबिनेट बेहतर है, मेरे से सब लोग वहाँ पे बेहतर है। मैं तो सबसे छोटा और एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। रह गई बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। लेकिन क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है? आप बहुत सारे वाक़यात देख लेना, प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच ले लें, वो ना करने दी गई, वहाँ से काम शुरू हुआ। और जो पार्लियामेंट जो उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच की थी जिसमें रियासत मदीना का जिक्र किया था, उसमें कहीं भी ऐसा वो एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब पार्लियामेंट में आए तो फिर जो अपोजिशन ने किया, फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे जो जिस तरह पार्लियामेंट को जैम किया गया, फिर उनकी बात मानी गई।
मियाँ शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन बनाया गया। फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ आज तक हो रहा है कि जब तक मियाँ साहब जेल में थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सेशन बुलाते थे, जब जेल से रिहा हुए तो उसके बाद सेशन बुलाना छोड़ दिया। क्या ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी? मैं बिल्कुल एक बात से इत्तफाक करता हूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में हुकूमत का मेन रोल होता है, लेकिन अपोजिशन जमातों के बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अकेली हुकूमत नहीं ला सकती। कोशिश कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी रियासत को चलाना अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, असम्बली को चलाना अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। अब रिफॉर्म्स करना इनके अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल है। ये खुद ही कहते हैं कि हम विक्टिम रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं हुआ। तो कि ये क्या इमरान खान की एक साल की हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं कि इतना पुराना अरसा एक जुडिशियल सिस्टम हम ठीक नहीं कर सके? यहां जस्टिस क्यूम वाली मिसालें ले लें और आज आपकी बात मैं मान लूं, व्हाट्सएप पे फैसले होते, चलो मैं एक फर्ज किया, तो क्या ये इस खराबी की जिम्मेदारी खान साहब पे आती है, जिनको भी एक साल हो गया है और एक साल में रिफॉर्म्स, बार बार रिफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं। कभी अपोजिशन का कोई ऐसा बिल आया है जिसकी हुकूमत ने मुखालफत की हो? हुकूमत ने तो अभी नैब रिफॉर्म्स की बात की है, इस पे भी उल्टा तनकीद अपोजिशन ने शुरू कर दी है। हालांकि अपोजिशन के अपने बिल्स कमेटीज में असम्बली के अंदर मौजूद हैं। तो हम तो चाहते हैं, बिल्कुल आइडियल सिस्टम नहीं है जुडिशियल सिस्टम, बिल्कुल प्रोसिक्यूशन का आइडियल सिस्टम नहीं है, ये मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन इस मुल्क को हमने आगे भी लेकर चलना है, हमने बेहतरी भी लानी है, और इसके लिए मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक बनता है। अकेली हुकूमत के पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, सेनेट में मेजॉरिटी अपोजिशन की है। यहां तो हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी होती, फिर लेजिस्लेशन ना होती, फिर बिल्कुल आपका गिला जायज था। यहां तक गवर्नेंस की बात है तो कोशिश की जा रही है, मुल्क को जितना कर्जों में डबोकर देकर गए थे, जिन क्राइसिस में छोड़कर गए थे, हर इदारा, एक इदारा भी प्रॉफिट में छोड़कर नहीं गए। एक इदारा भी अगर कोई आइडियल छोड़कर गए हो और इस हुकूमत ने तबाह किया हो, मैं यकीन मानिए मैं डिफेंड नहीं करूंगा। हां, ये आपका एक बात जायज है कि जिस पेस के साथ इमरान खान साहब काम करना चाहते हैं या जिस नेक नीति के साथ, शायद टीम में उतनी एनर्जेटिक ना हो या ब्यूरोक्रेसी में उतनी डेटे, लेकिन खराबियां हैं वो 40 सालों से हैं। जमहूरियत हमारी इतनी आइडियल नहीं है, कमजोर है, इसको भी हमने मजबूत करना है। हमने अच्छी रवायात भी डालनी है और इंशाल्लाह कोशिश करें कि ये हमारी रवायात अच्छी हो, जिस तरह हमारी और न्याजी साहब की, शेख साहब की, आपकी ख्वाहिश है, शायद मेरी भी ऐसी हो, शायद मेजॉरिटी पीटीआई के लोगों की भी ऐसी हो। लेकिन देखना तो यह है कि इन चीजों की बातों में ये मूजब कौन बना है। यहां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देख लें तो वो भी आप देखेंगे तो खुरा कहीं और जाएगा। यहां जुडिशियल विक्टिमाइजेशन देख लें, उसका भी खुरा कहीं और से मिलेगा आपको, जो पुराना है, जस्टिस क्यूम्स वाला, बड़े बड़े पुराने फैसले हुए, भुट्टो शहीद से लेके आज तक आप आ जाएं। तो ये रातों रात आप कहें कि एक साल में जिसकी 5 वोटों की मेजॉरिटी है वो हुकूमत आपको रातों रात मसाइल ठीक कर दे, ऐसे नहीं होता। वहां अपोजिशन को भी बराबर का हिस्सा अदा करना चाहिए। सर, माजरत के साथ, अगर प्राइम मिनिस्टर के तमाम बयानिए जो उन्होंने पहले दिए थे इलेक्शन से पहले, वो तमाम बयानियों से तो वो फिर गए हैं सर, हम उस पर जा ही नहीं रहे। लेकिन एक बयानी हम ले लेते हैं सर, दो बयानियाँ ले लेते हैं कि कौम से झूठ नहीं बोलेंगे, और दूसरा ये कि अगर मैं ये समझूंगा कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। सर, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। आप रूल ऑफ लॉ, आप गवर्नेंस की जब बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी आपसे बहुत दूर हो चुकी है। आपकी पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है सर गवर्नेंस में, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही है, और उसका तरीक़ेकार ये है कि माशी और इंडिकेटर्स देख लें, सिफारती इंडिकेटर्स देख लें, सियासी इंडिकेटर्स देख लें, इंतज़ामी इंडिकेटर्स देख लें, हर जगह आप नाकाम हैं। तो आप नहीं कर पा रहे हैं और डोर पीछे से खींची जा रही है, तो आप छोड़ दें सर। आपको वजारत उज़्मा से इतनी मोहब्बत क्यों है सर? देखें डॉक्टर साहब आपकी या चंद अपोजिशन के लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है कि छोड़ दें। क्या उन वोटरों की जिन्होंने लाखों में वोट दिए हैं और इस हुकूमत को मेजॉरिटी दी है, क्या एक साल बाद आप हुकूमत छोड़ दें तो क्या उनके साथ बददियानती नहीं होगी? जिन लोगों ने एक तब्दीली के नाम पे वोट दिया, एक वोट दिया कि एक नया निज़ाम, एक रिफॉर्म्स आएंगी, अभी उनको 4 साल बकाया रहते हैं। आप कहते हैं 1 साल में छोड़ दें।
इससे पहले उधर हम स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं, हम कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आप कहते हैं कि 1 साल बाद आप हुकूमत छोड़ दें, और जब किसी हुकूमत का कोई एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया, जिस तरह कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नजर नहीं आया प्राइम मिनिस्टर का या उनकी टीम का, अगर कोई होगा मैं शेख साहब से पूछ लेता हूं, सर टाइम जरा सा कम है, ना प्राइम मिनिस्टर उसको बख्शेगा, ना प्राइम मिनिस्टर उसको बख्शेगा। लेकिन मैं समझता हूं ये सर सही है। मैं शेख साहब से पूछ लेता हूं, 1 साल बाद आप, मैं शेख साहब से पूछ लेता हूं, आपकी राय का मैं एहतराम कर सकता हूं सर, लेकिन इंटेलेक्चुअली आप मेरा ख्याल, बड़ी मेहरबानी सर। हुकूमत जब हुकूमत चली जाती है फिर दूसरी हुकूमत आएगी तो फिर असल हकाइक सामने आएंगे। शेख साहब कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखें डॉक्टर साहब, नदीम ने कहा कि खुरा कहीं और जाएगा। पंजाबी में खुरा जो होता है ना जी, वो चोरी जब हो जाए, डकैती जब हो जाए, तो उसके बाद वारदात हो उसको जाए, ढूंढने के लिए जो वारदात हो जाए ना, तो खोजी जाते हैं ना पीछे। तो वो पुराने ज़माने में गैजेट्स तो नहीं होते थे, तो फिर वो खुरे ढूंढ के वहाँ जाते थे। अब पुरानी वारदातों का खुरा तो पुराने चोरों को ही जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर नई वारदातों का खुरा कहाँ जाता है? नई वारदातों का खुरा नई वारदात करने वालों को जाएगा। हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अब जब तक चोर या वारदातिये इक़्तिदार में हो, चाहे वो पुराने पाकिस्तान वाले हों, चाहे वो नए पाकिस्तान वाले हों, रिवायत इस मुल्क में ये रही है कि खुरा मिलता ही नहीं है। खुरा हमेशा चोरों के जाने के बाद मिलता है। ये हमारे मुल्क में ये रिवायत रही है। तो ये खुरे तो नए भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पुरानों के मिल गए जो इतने ताकतवर थे, जिन्होंने 3-3 दौर गुजारे, तो ये नए तो बेचारे ना तजर्बेकार हैं, नंदी चोरियां तो खुरे जड़े ने वारदात थे, तो कितने भी नहीं जान के, तो उस बहस में तो हम जाते नहीं हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस वोटर ने तब्दीली के लिए वोट दिया था, वो बेचारा आज खुद भी परेशान है। रोटी वो भी खाता है, तेल वो भी इस्तेमाल करता है, गैस वो भी इस्तेमाल करता है, सब्ज़ी वो खाता है, आटा, दाल, चीनी, अरशा खुर्दनोश, कपड़े, बच्चों की फ़ीस, हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग। वो भी कश्मीर के लिए दर्द रखता है, वो भी कश्मीर के लिए परेशान है। वो भी देखता है कि शाह महमूद सिर्फ फ़ोन घुमा रहा है और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर 40 मुल्कों में घूम के आ जाता है। वो भी देख रहा है कि 4 हफ्तों में हमने कल 12 बजे ट्रैफिक तो रोकनी है, मगर हम एयर ट्रैफिक नहीं रोक सक रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ एविएशन के वजीर ने कह दिया जी यार रोकोगे तो इतना मेरा लॉस हो जाएगा। तो अच्छा यार ठहर जाओ, थोड़े पैसे बचा लो। वो पैसे तुसी पहले ही नहीं कमा रहे हो, तुसी बचा के की करने जी। 4 हफ्तों में ये भी फैसला नहीं हो रहा कि क्या। वो जो तब्दीली वाला वोटर है ना, हमारा भाई, बेशक हमसे सियासी इख्तलाफ रखता है, मगर मेरा वो भाई तब्दीली वाला भी पाकिस्तानी है। उसको भी इस वक्त उन्हीं वारदातों का सामना है जो मुझे बहसीयत पुराने पाकिस्तानी जिन वारदातों का सामना है। तो मैं ये समझता हूं कि लोगों ने तब्दीली के लिए वोट दिया था, लोगों ने पुराने मरसिये सुनने के लिए वोट नहीं दिया था, क्योंकि ये तो आप इलेक्शन कैंपेन में सुनाते रहे हैं और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर लोगों ने आपको वोट कर दिया। आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि मिसकैलकुलेशन होगी, और मिसकैलकुलेशन की भी कोई हद होंदी जे, और कोई हद होंदी होगी ना मिसकैलकुलेशन की। आप क्या ये छोड़ के गए थे मेरे अजीज? कोई बंदा हुकूमत छोड़ के नहीं था गया, तुसी हुकूमत खो के लीजिए। जब 2 घर आपस में इलेक्शन लड़ते हैं तो कोई भी घर जो है वो इलेक्शन शौक से नहीं हारता या छोड़ के नहीं जाता। लड़ने वाले, जीतने वाले ख्वाहिश करके आते हैं और बड़ा जोर लगा के जाते हैं। तो आपने जोर लगाया, आप इलेक्शन जीत गए, अल्लाह ने आपको जितवा दिया, अपनी ख्वाहिश से आपने हुकूमत ली, और आप पाकिस्तान का सारा जो बदहाली का नक्शा था वो अपनी कैंपेन में लोगों को प्रोजेक्टर्स के ऊपर दिखाते रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि उस वक्त अगर आप कह देते ना कि अगले 5 साल भी ऐसी ही मरसिये पढ़ने ने जेड़े उन कैंपेन पढ़ते पे हैं, तो शायद आपको तब्दीली का पता लग जाता कि तब्दीली कितनी आनी है और कितनी नहीं आनी। मगर उस वक्त तो आपने कहा था 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे। 6 महीने हो गए, 6 से 2 साल। अब मेरे ये अजीज तब्दीली वाले भाई कहते हैं, जो ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, ड्राइंग रूम डिस्कशन आजकल हो रही ना इस्लामाबाद में, डॉक्टर साहब, वो कि किसी तरीके से हमको 1.5-1 साल और सस्टेन कर जाए ना तो हम टर्न अराउंड कर देंगे। और भाई 1.5 साल तक अवाम किवें तगेगी, अवाम कैसे सांस लेगी? तो ओदा भी सोच लो ना। तुसी उस ग्राउंड पे भी फेल हो रहे हो। सियासी विक्टिमाइजेशन की आपने अखीर कर दी है, झूठे पर्चों की आपने अखीर कर दी है।
इनकॉम्पिटेंस की आपने जगह। अखीर कर दी है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि बंदियां ने नहीं जे तगड़ा 1.5-2 साल, ठीक है सर, 4 साल का जो एक छोटा सा नहीं ब्रेक तगड़ा किसी नाज़रीन, ने 1.5-2 साल। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। इनामुल्लाह न्याजी साहब क्या कहेंगे? हफीजुल्लाह न्याजी पहले बनाएंगे तो फिर हाँ सॉरी हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सॉरी हफीजुल्लाह न्याजी साहब, माफ़ी चाहता हूँ सर। कोई बात नहीं, मैं वो भी मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो नदीम चंद साहब ने जो बातें की हैं, मैं तो असूली तौर पर सबसे मुत्तफिक हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी जो बातें हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि इंतकामी सियासत इमरान खान ने शुरू नहीं की। अगर दयानतदारी का तकाजा है कि जब ये आसिफ जरदारी को कॉर्नर किया गया था उनके दौरे सदारत में, मेमो गेट आया तो नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के अदालत में पहुँच गए थे। मैं बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने जब COD साइन किया था तो इनके तिये पांचे का बंदोबस्त तब भी हो गया था। जब इमरान खान को बनी गाला मिलने नवाज शरीफ साहब आए थे और शीर शक्कर नज़र आए थे चंद महीनों बाद वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो उस वक्त से ही ये जो 2014 का निज़ाम सामने आ गया था, क्योंकि इनका मिलजुल कर बैठना जो है वो कभी भी जो है पसंद नहीं किया गया और हमेशा उसको बड़ी मुआंदाना नज़र से देखा गया है। और फिर उसके बाद आप देखें कि 2015 के अंदर नवाज शरीफ साहब को 2014 में अगर किसी ने बचाया था, कोई गेम चेंजर थे जावेद हाशमी साहब के अलावा, तो वो असल में असम्बली थी जो पीपल्स पार्टी और MKM असम्बली में बैठ के उन्होंने सारे यकजा हो गए। तो उसके बाद ये नतीजा निकला कि उनको 2015 में जब ईंट से ईंट बचाई गई तो नवाज शरीफ साहब, हमारे दोस्त चौधरी निसार साहब, वो राहिल शरीफ साहब के साथ बैठ के कराची पहुँच गए और उनके साथ उनको जो कुछ होता रहा और ये वहाँ तमाशबीन बनते रहे। चुनाचे जब इनके ऊपर अताब आया तो जरदारी साहब फिर उन्होंने भी वही कुछ करने की कोशिश की जो नवाज शरीफ साहब करते रहे और करना भी वही चाहिए था। तो ये सियासतदानों को जब मिलेंगे तो मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि एक और एंगल से देखता हूँ कि फ़र्ज़ की असम्बली जो है, जिनको ये बिल्कुल सही बात है कि नैब के कवानीन को चेंज करने चाहिए थे, मैं चश्मे सवर से कहता हूँ कि असम्बली ने कर दिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे का ताउन किया और उन्होंने कर दिए। तो खुदा गवाह है कि उसके बाद का जो नताइज निकलते हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाता, उसका भी एक नक्शा में खींचना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक रिएक्शन है। 18वीं तरमीम को तो हम आज तक भुगत रहे हैं, ठीक है, उसका गुस्सा ले दे के थोड़ी देर बाद सियासतदानों पर निकलता है। तो क्राइसिस ये है कि अब मसला दूसरा मसला। ठीक है सर, ठीक है। बस सर वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।